आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स की। अब की बात गलती हमसे हुई है जो इतनी देर लग रही है बनने में। कुछ इलेक्शन वगैरह फंसा हुआ था, कुछ लाइट फ्लक्चुएशन था, कुछ गर्मी ज़्यादा थी। इस वजह से हम लोग नहीं ऑनलाइन आ पा रहे थे। ऑफलाइन जो भी लोग थे वो लोग काम कर रहे थे। आइए सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं। एक सवाल है ये कि एक 11 किलोग्राम सलामी, सलामी बेटा ये 11 किलोग्राम की सलामी, ये पोर्क मीट होता है। तो क्योंकि ये बुक हम लोग ने रसनी खरीदे, हम लोग ने ऑप्ट करी हुई है, इसलिए ये अमेरिकन सिस्टम से चल रहे हैं। अमेरिका में लोग पोर्क ज़्यादा खाते हैं। अमेरिका में या पूरे यूरोप में खाते हैं। आपके यहाँ तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। तो ये 11 किलोग्राम का एक सलामी का ये लगा हुआ है। और ये फिक्स स्केल है। एक 3 स्टेजेस हैं, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है और तीसरा ये है। तीनों पे रीडिंग पूछी गई है। ये इस तरह के स्केल आप लोगों ने देखे होंगे कि इसमें जो भी हम लोग वेट हम लोग नीचे लटकाएंगे वो रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो वेट की जो हम लोग 11 किलोग्राम का है, जब नीचे की तरफ ये वेट जब हम लोग का जब लगेगा तो इसके ऊपर जो वो जो फोर्स लगेगा वही यहाँ पे स्प्रिंग स्केल में रीडिंग आएगी। तो फोर्स कितना लगेगा, ये mg लगेगा। तो 11 किलोग्राम दिया ही हुआ है, आप इसको 9.8 ले लेंगे तो कितनी नंबर वैल्यू आपकी आ जाएगी। 11 8 जा 88, कैरी ओवर 8, 11 9 जा 99, 99 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 107.8। ये हो गया न्यूटन। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आपका वेट कितना है, तो लोग कहते हैं कि सर 56 किलोग्राम। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो बाकी सब्जेक्ट वाले बोलते हैं, कॉमन बोलचाल की भाषा में है। लेकिन वास्तव में वेट की यूनिट न्यूटन होती है कि आपको अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है। क्लियर? तो वेट हमेशा न्यूटन में होगा। यहाँ पे है स्प्रिंग स्केल को इस दीवार से इन्होंने जोड़ दिया है। और जो फोर्स इधर लग रहा है, 11 किलोग्राम का फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा है। 11 kg वेट, 11 kg वेट या 107.8 न्यूटन एक ही बात है। इसको हम 11 kg वेट भी बोल सकते हैं। तो 11 kg वेट जो नीचे लग रहा है, वैसे ही एक टेंशन इधर लग रहा है। ये पुली है तो उतना ही टेंशन इधर भी लगेगा। इसलिए पुली के ऊपर जो स्केल का जो पूरी रीडिंग हम लोग की आएगी वो वही आएगी जो इसका वेट है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार भी वही सेम पुली है, सेम ऐसे आ रहे हैं, सेम रीडिंग आ गई। अब पिछली बार जो अटैच किया था ये इन्होंने एक बार ऊपर छत से इन्होंने लटका दिया था, दूसरी बार दीवार का सहारा ले लिया था। मतलब ये फिक्स हो गया है। एक सिरा आपने फिक्स कर दिया, एक सिरा आपने ऐसे फिक्स कर दिया, ये अपने हुक लिया है, इसको आपने कर दिया है। इतना ही है, 11 kg का है, इसलिए मामला बैलेंस है। क्लियर? अगर ये कम होता तो ये पूरा सिस्टम इधर भागने लगता, या अगर ये ज्यादा होता तो पूरा सिस्टम इस तरह भागने लगता। ये 11 किलोग्राम का यही है कि ताकि ये मामला बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस बना रहे तो ये वाली चीज तो फिक्स हो गई। और जो यूनिट और जो इसके ऊपर जो भी स्केल पे जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आएगी, जैसे यहाँ पे आ रही थी। इसको हम लोगों ने फिक्स करने के लिए ऐसे किया। बात समझ में आ गई? आइए अगला सवाल देखते हैं हम। फिगर 5.32। ये हम लोगों ने रेसनिक के एडिशन 6 से हम लोगों ने सवाल उठाए हुए हैं, क्योंकि बाद के जो एडिशन आए हैं उसमें जबरदस्ती ढेर सारे सवाल दे दिए गए। तो उतने सवालों का प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग के कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाएंगे, बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। नीट वाली नीट से में, और जो लोग जिनको जेई मेंस देना वो लोग जेई मेंस से। ये है फिगर एफ इज एन ओवरहेड व्यू। एक 12 किलोग्राम का टायर है जो कि 3 रूप से खींचा जा रहा है। वन फोर्स F1 यहाँ पे दिया हुआ है, 50 न्यूटन का है। ओरिएंट द अदर टू फोर्सेस F2 एंड F3 so that the magnitude of the resulting acceleration of the tire is least।
तो अगर एक्सेलरेशन लीस्ट होने का मतलब है कि फोर्स भी लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि F बराबर ma होता है, ये तो हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं F बराबर ma की। m फिक्स है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि A लीस्ट रहे तो इसके लिए हम लोग को F लीस्ट करना पड़ेगा। तो F लीस्ट करने का मतलब ये है कि F कम से कम कितना हो, तो कम से कम करने का मतलब है कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक फोर्स है, इधर की तरफ अगर हम लोग का 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मिनिमम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना होगा। ठीक, यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गई। अगर किसी और डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग ने अगर इधर लगाया होता तो हम लोग का रिजल्टेंट हम लोग का ये हम लोग को मिलने लगता, ठीक? जो कि लीस्ट नहीं होता। ठीक, अब इसमें से सीधे ये माइनस हो जाएगा। इनमें फिर इसमें सवाल देखते हैं। ये कोई कोई भी बॉडी है, ये इस तरफ हम लोग का 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये F1 है। बाकी दो फोर्सेस F2 और F3 हैं कि इसका जो लीस्ट हो जाए, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अगर लगा देंगे ये दोनों फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग देख रहे हैं, तो F2 बराबर 30 और F3 बराबर 20। तो ये 30 न्यूटन का लगा, ये 20 न्यूटन का लगा, तो कुल मिला के 50 न्यूटन हो गया, तो मामला जीरो हो गया। जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। दूसरा, F2 बराबर 30 न्यूटन, F3 बराबर 10 न्यूटन, इसमें भी हमको लीस्ट चाहिए, तो 50 हम लोग को दिया हुआ है, फिर अपोजिट डायरेक्शन हम लोग ने लगा दिया, तो 30 और 10 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, ये 30 ये लग गया और 10 ये लग गया, और 50 इधर लगा हुआ था, तो 50 में से 40 चला गया तो आपका 10 न्यूटन का फोर्स बचा। तो F बराबर 10 आपका है और M बराबर 12 ये आपको दिया हुआ है। तो A बराबर कितना आपका हो गया, 10/12, मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड कंडीशन है F2 बराबर F3 बराबर 30 न्यूटन। तो फिर अगर हम लोग उल्टी तरफ हम लोग लगा देते हैं, अच्छा, इस पूरे केसेस में यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ पे 40 था, तो बॉडी इस तरफ मूव कर रही थी 10 न्यूटन के फोर्स से और 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बॉडी इस तरफ मूव कर रही थी। अब की वजह हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने लगाया 30 न्यूटन के हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो इस साइड में 60 न्यूटन हो गया है, इस साइड में 50 न्यूटन हो गया है, और जो रिजल्टिंग फोर्स जो है वो आपकी बार इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो 60 में से 50 चला गया, फिर 10 न्यूटन का फोर्स आ गया, तो 10 न्यूटन का फोर्स है, सेम फोर्स है, जिसका लिए सेम एक्सीलरेशन होगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल देखा जाए, ये क्या है, एक मैंने न्यूक्लियस कैप्चर्स अ स्ट्रे न्यूट्रॉन, इट मस्ट ब्रिंग द neutron to a stop when the diameter of the nucleus by means of the strong forces. The force which glues the nucleus together is approximately zero outside the nucleus. Suppose that a stray neutron with an initial speed of this is just barely captured by a nucleus whose diameter is this. Assuming that a strong force of the neutron is constant, find the magnitude of that force. The neutron's mass is this. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं या स्टेबल या डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो रहते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे। और न्यूक्लियस में अगर कोई और बॉडी अगर चली जाती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस अगर हैवी न्यूक्लियस है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इसी से यूरेनियम 235 जो था, इसमें भी हम लोग क्या करते थे, हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्टमेंट करवाते थे, जिससे कि न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है और उससे ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं।
यहाँ पे आपको ये वो आपको बता रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है, न्यूट्रॉन बाहर से एक बहुत ज्यादा स्पीड से आया और न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लिया कि न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में उसकी पूरी स्पीड जो है वो 0 हो जा रही है, वो उसमें रुक जा रहा है। यहाँ पे हमको वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी तभी तो उसके अंदर वो रुक रहा है। मिनिमम इतना फोर्स लगना होगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और जो और न्यूक्लियस की साइज जो है आपकी लगभग 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की होती है, इससे बड़ी होती है। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत थोड़ी दूरी पे लगता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, बहुत थोड़ी दूरी पे लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, जैसे आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वैसे ही तीसरा फोर्स जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये डिफरेंट टाइप का फोर्स होता है। हम लोग इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आप लोगों ने केमिस्ट्री में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये जो न्यूट्रॉन आता है यहाँ पे रुक जाता है, हमको स्पीड दी हुई है, हमको हमको u दिया हुआ है, हमको v दिया हुआ है, और ये हमको डायमीटर भी दी हुई है, मतलब कि इतनी दूरी में रुक जाना है, हमको s भी दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों चीज दी हुई है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर a हम लोग निकाल लेंगे तो m इंटू ए से हम लोग को फोर्स मालूम हो जाएगा कि कितना फोर्स लगा। कैसे फोर्स ही निकालना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, ये हमको निकालना। ठीक, m हम लोग को दिया हुआ है, m कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का वेट। अब हमारे सामने समस्या बची सिर्फ ए निकालने की, जिसमें हमको यू वी और एस तीनों चीजें हमको मालूम है। तो आपने लगा दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें वी बराबर 0 और यू बराबर कितना है 1.4 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और एस कितना दिया है, एस दिया है 1 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर? तो ए बराबर कितना आपका हो गया, ये इधर चला गया, -1.4 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻14। कितना आएगा कुशाल, करना पड़ेगा, देख कर नहीं बता पाओगे। 1.4 का स्क्वायर कितना होता है पहले तो ये बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है 200, ये अस्तित्व। हाँ हाँ? अच्छा, कुशाल ने आराम पूरा कैलकुलेशन किया है बेटा, स्क्वायर आप लोग याद होने चाहिए। तो 1.96 दिया हुआ है, ये लगभग 2 के बराबर आपको मान सकते हैं इसको। ठीक, हाँ, पावर कितनी होगी कुशाल, 7 टू द 14, और 14 नीचे है, 14 ऊपर जाएगा, 14 भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻28। ये दोनों हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ठीक, हाँ, 10⁻7 है ना, हाँ, तो 10 ये 10⁻7 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻14। बेटा चश्मा भी लगाते हो, रोज चश्मा बनता रहता है, इसी बहाने जो छुट्टी रहती है। और एफ बराबर 28 हो गया। ये ए हम लोग का आ गया, ए की जगह हम लोग ने यहाँ पे 10⁻28 कर दिया, तो हम लोग का कितना, ये हम लोग का आ गया, ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻28 और 27 मिला करके 10 हो गया, मतलब कि 16। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? न्यूटन, ठीक, 16 न्यूटन का फोर्स लगा एक न्यूक्लियस के अंदर जाने पर जो लगाया, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10⁻28। अब जो अगला सवाल है यह है कि एक 40 किलोग्राम गर्ल और 8.4 किलोग्राम की एक स्लड है जो फ्रिक्शनलेस आइस पर है, फ्रोजन लेक पर,
उन दोनों के बीच की दूरी 15 मीटर है और एक रोप से वो कनेक्टेड है। गर्ल जो है 5.2 न्यूटन का फोर्स लगाती है रोप पर। लेट का एक्सीलरेशन निकालना है, गर्ल का एक्सीलरेशन निकालना है, और कितनी दूरी पर वो लोग मिलेंगे, ये तीन चीज हम लोग को निकालनी है। ठीक। अब यहाँ पे लोग देखते हैं बेटा कि ये मान ली एक कोई गर्ल हो गई है, ये एक गर्ल है, यहाँ पे एक स्लेड है, इसको वो अपनी तरफ वो खींच रही है 15 न्यूटन के फोर्स से। तो जितनी, चूंकि फ्रिक्शनलेस पे है, आइसलेस पे है, मतलब पूरा आइस का बना हुआ है, तो जितना फोर्स ये लगा रही उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, गर्ल के ऊपर भी लगेगा। थोड़ा सा गर्ल आगे आएगी और इतना सा स्लेड आगे आएगा। कहाँ पे मिलेंगे ये निकालना है। आपको मालूम है एफ बराबर एम ए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एफ हम लोग को दिया हुआ है, तो ए बराबर एफ अपॉन एम आएगा। एफ हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5.2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और स्लेट का वेट कितना है, 8.4। ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का आ गया है जो एक्सिलरेशन जो स्लेट पे लगेगा, और जो गर्ल पे जो एक्सीलरेशन को इसको लोग एजी बोल रहे हैं, फोर्स वही है 5.2 न्यूटन। हम इन्होंने बताया था उसके बारे में, क्यों, गर्ल का वेट 40 किलोग्राम है, तो इतना एक्सीलरेशन जो है वो गर्ल पे लगेगा। दो चीज छुपी हुई है इसमें कि दोनों को वो लोग कितनी देर में मिलेंगे, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहले दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो हम लोग को दिया है कि S1 प्लस S2 बराबर 15 मीटर दिया हुआ है, और दोनों कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो जो चीज हिडन है उसको हम लोग को ढूंढना होता है, दैट इज द टाइम। जितनी देरी में गर्ल आएगी उतनी ही देरी में स्लेट भी आ जाएगी, दोनों मिल जाएगा, सेम टाइम लग रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है। तो S1 बराबर हम लोग का हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये जो स्लेट चला और जो गर्ल जो चली वो है हाफ इंटू एक्सीलरेशन ऑफ गर्ल इंटू टी स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, तो हम लोग का कितना आ गया, 15 बराबर हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू ए और ए जी, इन दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, इसको और इसको। ठीक, तो ये हम लोग का 5.2 हम लोग ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हम लोग आ गया 1/40 प्लस 1/8.4। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम लोग ने यहाँ पे टी स्क्वायर निकाल लिया, टी स्क्वायर ये चीज निकाल ली हम लोग, तो ये सब ऊपर चला गया, 15 इंटू 2 ऊपर हो गया, यहां से 40 इंटू 8.4 ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाई 5.2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोग को। तो ये लगभग कितना लगभग आएगा, नहीं ये हम लोग ने देखिए, सॉरी ये 48.4 भी, 48.4 भी है, ये दोनों भी तो आपस में ऐड होगा ना। अब ये लगभग कितना हम लोग का आ जाएगा, ये 4 से हम लोग ने इसको डिवाइड किया, ये 10 आया, ये हम लोग का 12.1 आया, ये पॉइंट पॉइंट हम लोग ने गैप कर दिया, तो ये कितना हो गया, 12×72, 12×7=84। ठीक, तो 121 से हम लोग ने जब 84 को हमने डिवाइड किया तो हम लोग के 0.7 आ गया लगभग। ठीक, ठीक है ना, ये 12 से हम लोग ने किया, हम लोग ने तो नीचे 10 आया, ऊपर 7 आया, तो हम लोग ने 10 से 0.7 कर दिया। तो अब कितना बचा हम लोगों के पास, अब ये दो से हम लोग का, ये हम लोग का 2.6 हो गया, तो हम लोग का कितना आ गया, 15 इंटू 0.7 अपॉन 2.6। ठीक, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, ये हम लोग का टी स्क्वायर है, फिर से बताइए, ये 15×7=105, 10.5 अपॉन 2.6। ठीक, 10.5 अपॉन 2.6 कितना हुआ, पॉइंट पॉइंट हट अपने अपने कैंसिल कर दिया, इजिकल टू 4। ठीक, 26 4 जा 104 लगभग आ गया, कुछ हल्का सा अप्रोक्सीमेशन, तो टी बराबर 2 हम लोग आ गए।
तो टी बराबर 2 सेकंड आ गए, तो 2 सेकंड में स्लेड उसके पास आ जाएगी। अब इस 2 सेकंड में वो दूरी कितनी चलेगी, ये आप लगा दीजिए, कर लेंगे। हम्म, हाफ एटी स्क्वायर चलेगी, 2 सेकंड हम लोग कहाँ गए हैं, ये हम लोग को मालूम ही है, ये यही दूरी चल रही है। हाफ, ये कितना है, 5.2 अपॉन 40 इंटू 2 टू टू कट गया, 10 बचा, ये 2.6 हुआ। नहीं, ये कितना हो गया, हाँ, जीरो कितना, केवल कितना हम लोग आया था इसमें, 2 की 0.2, नहीं 0.2, हम्म, कितना, हाँ, इसमें अब 40 आ रहा है, कैलकुलेट तुमने किया ठीक से, हाँ, कैलकुलेट तुमने ठीक से किया है ना, कैलकुलेशन लगता है फिर कहीं कुछ काम फंस गया है। तो ये कितना हम लोग का हो गया अभी, अगर ये 6 अगर तुम जैसे बता रहे हो, कितना तुम बता रहे हो, टी स्क्वायर बराबर 40 अगर आ रहा है, टी स्क्वायर बराबर अगर 40 आ रहा है, 40 40 कैंसिल हो गया, 2.6 हम लोग का ये आ गया, ठीक। तो ये 2.6 मीटर चलेगी बेटा, कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग को 4 आया तो कहीं 0.8 पे कुछ टूट गया होगा, बेसिकली 40 आना होगा। आइए अगला देखते हैं, ये है क्या है, दो ब्लॉक्स हैं वो कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शनलेस टेबल के, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लार्जर ब्लॉक पे, इफ m1 बराबर दिस 2.3, m2 बराबर 1.2 kg, f बराबर 3.2 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, so that if the force on the same magnitude F is applied to the smaller block but in the opposite direction, the magnitude of the force between the block is 2.1 Newton, which is not the same value calculated in A. Explain the difference. दो ब्लॉक हैं, ये 2.3 kg का है, 1.2 kg का है, ये फोर्स उन्होंने अप्लाई किया F बराबर 3.2 न्यूटन का, ये एक ब्लॉक है, इससे अटैच ये दूसरा ब्लॉक है, ये M1 है, ये M2 है, ये एक फोर्स लगाया, ठीक, फोर्स हम लोग लगाया 3.2 न्यूटन का, तो 3.2 न्यूटन का जो फोर्स लगा है, और M1 बराबर कितना है 2.3, और M2 बराबर है 1.2, ठीक। ये फोर्स हम लोगों ने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया, तो ये पूरी ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे, सेम एक्सीलरेशन रहेगा, ठीक। ये वाला जो है, ये वाली जो फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये वही फोर्स जो है वो इधर भी लगेगा, सेम, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो फोर्स वो इसके ऊपर लगाएगा वही फोर्स इसके ऊपर लगेगा, क्लियर। ये 3 पॉइंट दोनों का एक्सीलरेशन मान लीजिए कि ए है, दोनों साथ ही में चलना है, इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा M2A, और इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो 3.2 न्यूटन माइनस M2A, 3.2 न्यूटन माइनस M2A, यही तो फोर्स इसके ऊपर बचा ना, 3.2 इधर लगे,
और M2A इसका इस तरफ लग गया, इज इक्वल टू M1A। तो 3.2 न्यूटन इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन A। और M1 प्लस M2 हमको कितना दिया है? 2 1 3 1 3.5। तो A बराबर कितना है? 3.2 अपॉन 3.5। क्लियर? A बराबर 3.2 अपॉन 3.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या था? अच्छा, हम लोग को फोर्स निकालना था कि ये कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, इसके बीच में कितना लग रहा है। तो हम लोग ने इससे हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया M2 से। M2 मतलब 1.2, तो 1.2 इंटू 3.2 अपॉन 3.5। बेटा अगर इधर से अगर फोर्स लगेगा, ठीक, तो ये उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो M1 इंटू ए लगाएगा। अगर इधर से फोर्स लगेगा तो इस तरह बॉडी मूव करेगी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो M1 इंटू ए लगेगा। ठीक? तो ये M1 इंटू ए फोर्स जो इस बॉडी में वो इस तरफ लगेगा, इतना ही फोर्स इसके ऊपर इधर लग जाएगा। ठीक? तो ए तो सेम रहेगा, M1 प्लस M2 मिल जाएगा, लेकिन मास अलग अलग हो जाएगा। तो दूसरे वाले केस में मास जो है वो 2.3 इंटू 3.2 अपॉन 3.5 आ जाएगा। क्लियर? ये वाली बॉडी जो जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो इसके ऊपर एक्सीलरेशन के हिसाब से फोर्स लग रहा है, तो इतना ही रिएक्शन मिल जाएगा। और जब इधर से लग रहा है तो इसको जितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए उतना फोर्स ये वाली बॉडी लगाएगी, उतना माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन हमारे से 7%. In a two-dimensional tug of war, Alex, Betty, and Charles were put horizontally on an automobile tire at the angle shown in the overhead view of figure this. The tire remains stationary in spite of the three pulls. Alex pulls with force Fa of magnitude 220 Newton, and Charles pulls with force Fc of magnitude 170 Newton. The direction of Fc is not given. What is the magnitude of Betty's force Fb? दो ड्रामे से एलेक्स, बेटी एंड चार्ल्स हैं पुल हॉरिजॉन्टली ऑन एन ऑटोमोबाइल टायर एट द एंगल शोन इन द ओवरहेड व्यू। द टायर रिमेन्स स्टेशनरी इन स्पाइट ऑफ द थ्री पुल्स। इसका मतलब कि जो तीनों पुल से जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग का बराबर है, बैलेंस है। ठीक? तो हम लोग इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से हम लोग कर लेंगे। हम लोग तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से हम लोग को निकालना कौन सा है? व्हाट इज द बेटीज फोर्स एफ बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेटीज फोर्स एफ बी। द डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज नॉट गिवन। ये हम लोग को ये डायरेक्शन ऑफ एफ सी नहीं मालूम है, और हम लोग को एफ बी निकालना है। हम लोग बैलेंस ऑफ फोर्स करेंगे। जो हम लोग सारे फोर्सेस भी वेक्टर हैं, तो वेक्टर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे और फिर बैलेंस कर देंगे। ठीक? जैसे ये एफ ए को हम लोग दो हिस्सों में हम लोग चेंज करेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक? और एफ सी को भी हम लोग दो हिस्सों में चेंज करेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक? ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले। तो इससे हम लोगों को हॉरिजॉन्टल वाले या एस डायरेक्शन वाले, इससे हम लोग को एंगल फाई मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को ये दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो एफ बी के बराबर होगा। क्लियर? जो हम लोग करने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो गया? एफ ए कॉस 47 इज इक्वल टू एफ सी कॉस 5। ठीक है? तो एफ ए कितना दिया हुआ हम लोगों को? कुछ दिया है ना, एफ ए 220 न्यूटन। तो ये 220 न्यूटन है एफ ए। एफ सी कितना है? 170 न्यूटन।
एफ इधर आ गया। cos 47 की वैल्यू हम लोग cos 45 की वैल्यू मतलब हम मान लेते हैं। तो वो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो है 0.707 होगी 1/√2 से। तो उसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग हल्का सा चाहे तो बढ़ा लें, हम लोग नहीं थोड़ा सा कम कर लें, 0.707 से 0.705 कर लेते हैं हम लोग, हल्का सा कम कर लेते हैं, इज इक्वल टू cos 5। तो ये वैल्यू कितनी लगभग आ जाएगी? बोलिए। cos 5 की वैल्यू फिर कितनी आएगी? बेटा आप लोग को एग्जाम देना है। इतनी तो लगभग आएगी, 5.5/17 के आसपास, 22 इतना ही लगभग आएगा। तो 5.5/17 लगभग कितना हो जाएगा? नहीं, एफ ए बराबर कितना है? 220 है ना? 220 को, हाँ, तो cos 5 की वैल्यू एक से ज्यादा कैसे हो जाएगी? 22 से देख कितना तुम बोलो कितना आएगा? 0.22 × 0.7 कितना होगा ये पूछ रहे हैं? 15. 15/17 लगभग मान लेते हैं cos 5। तो लगभग कितना लगभग आ जाएगा? तो अगर 15/17 अगर, हाँ, cos 5 की वैल्यू 0.9 अगर आ रही है तो 0.9 लगभग आ जाएगा। तो sin 5 की वैल्यू कितनी होगी? हम्म sin 5 की वैल्यू, sin 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 0.8, 0.2, 1 माइनस का 0.9 का स्क्वायर ना, 0.8 तो 0.2 का अंडर रूट 0.2, अंडर रूट 0.2 हम लोग का हो जाएगा लगभग 4×16, लगभग 0.45। तो sin 5 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? 0.45। कहाँ से हम लोग आ गया? 1 माइनस 0.81 किया था हम लोगों ने, तो 0.2 आ गया था। तो 0.2 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, तो लगभग कितना 0.45 आ जाएगा। तो अभी ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं हम लोग के, कौन कौन से? और वही एफ बी के बराबर है, एक लग जाएगा एफ ए sin 47 प्लस एफ सी साइन, जो हम लोग ये जो sin 5 की वैल्यू आई थी। तो एफ ए बराबर कितना हम लोग का था? 220। और sin 5 कितना हो जाएगा? ये भी लगभग वही लगभग हो जाएगा 0.707 तक की, बस को लोग 0.71 ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जितना कम किया था, क्योंकि sin 47 है, प्लस 170 इंटू sin 5 बराबर 0.2। तो 22 × 0.7 कितना लगभग होगा? अभी हम लोगों ने निकाला था, तो लगभग आप लोग कहना था कि लगभग 15 के आसपास लगभग आ जाएगा। और ये 17×2 = 34। हम्म इतना ही आया ना? हम्म क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अच्छा कोई बता रहे, कभी इसमें एक और पार्ट अभी बाकी है, तो बाकी हम लोग कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बाकी सवाल हैं, वो कल पूरे हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।